आइए शुरुआत करते हैं। भारत में राष्ट्रपति के क्रम को लेकर तो प्रश्न पड़ेंगे ही, और कार्यवाहक राष्ट्रपति, कौन कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, वे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। जितने भी भारत में राष्ट्रपति बने हैं सभी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास हैं। अब एक एक पॉइंट को समझते रहिए, आखिरकार कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर क्या प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, एक एक पॉइंट को समझते रहिए। सबसे पहला प्रश्न बहुत शानदार है कि महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में, जी हाँ, महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल का बड़ा योगदान रहा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी बड़ा योगदान रहा। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म बिहार में हुआ था, तो महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से ही संबंधित थे। और आपने पता भी होगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रथा का अंत किया था। जी हाँ, 3 कठिया प्रथा जो नील की खेती से संबंधित थी उसका अंत करा था। तो 3 कठिया प्रथा का जब अंत हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी जी के साथ ही थे। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं वे सभी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को लेकर हैं। और जो है कहाँ नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, वीवी गिरी या कहें एपीजे अब्दुल कलाम, जितने भी भारत में राष्ट्रपति हैं उनके क्रम को लेकर भी प्रश्न आएगा, उसको भी समझेंगे। और कैसे प्रश्न बनता है कार्यवाहक राष्ट्रपति को लेकर, क्या प्रश्न बनता है, वे राष्ट्रपति बताइए जो पहले दलित राष्ट्रपति थे, या दूसरे चक्र की मतगणना किसके समय हुई थी, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, या गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के सरकार में कौन से राष्ट्रपति थे, किस राष्ट्रपति ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। तो एक एक पॉइंट हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म बिहार में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के साथ रहे थे, राजकुमार शुक्ल भी उनके साथ थे, और इनकी सहायता से ही अंग्रेजों ने नील की खेती संबंधित 3 कठिया प्रथा का क्या किया था, अंत किया था। राष्ट्रीय ध्वज तत्थर्थ समिति, जिसे हम झंडा समिति के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तत्थर्थ समिति जिसे हम झंडा समिति के नाम से जानते हैं, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। देखिए, सभी जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी, स्थायी अध्यक्ष भी सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जिसे हम झंडा समिति का नाम दे रहे हैं उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि झंडा समिति के अध्यक्ष कई जो है पुस्तकों में जेबी कृपलानी को लिखा गया है, तो ध्यान रखना है, वो बिल्कुल गलत है। झंडा समिति, राष्ट्रीय ध्वज तत्थर्थ समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चंपारण सत्याग्रह में जो है महात्मा गांधी जी के साथ रहे थे। तो जितने भी राष्ट्रपति हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितने भी राष्ट्रपति हैं सभी को लेकर एक एक पॉइंट हमने समझना है। तो सभी प्रश्न को यदि समझेंगे तो यहाँ से कोई भी पॉइंट आपका गलत नहीं होगा। अब यदि कार्यकाल की बात करें, देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है कि लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा करने वाले, जी हाँ, पहले राष्ट्रपति, सबसे पहली बार लगातार 2 बार कार्यकाल किसने किया है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही किया है। 24 जनवरी 1950 को शपथ ग्रहण की थी, उसके बाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का कार्यकाल है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले पहले राष्ट्रपति यदि परीक्षा में पूछा जाए तो लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यकाल भी ध्यान रखना है आपने, 1962 तक का उनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद जो राष्ट्रपति बने थे उसी का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लेकर आपसे जो है क्या क्या परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लेकर जैसे जानते हैं कि शिक्षक दिवस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसे 5 सितंबर को मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न यदि पूछा जाए कि भारत रत्न, जी हाँ, भारत रत्न मिला था और किस राष्ट्रपति को मिला था 1954 में, तो भारत रत्न मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल, देखिए एक एक पॉइंट को आपने समझना है। अनुच्छेद 352 जिसे कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल सबसे पहले किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न था,
कि अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 आखिर है क्या? आपने पढ़ा भी होगा कि जब भारत देश पर कोई संकट आए, जी हाँ, जब भारत देश पर कोई संकट आए तो आपने ये आर्टिकल पढ़ा होगा कि जब कोई बाह्य आक्रमण करे, जैसे चीन ने 1962 में आक्रमण करा था, जी हाँ, चीन ने सबसे पहले 1962 में आक्रमण करा था, तो पूरे भारत में अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल हुआ था। अनुच्छेद 352 के लगते ही जो है एक राष्ट्रपति की घोषणा होती है और उस समय पूरा जो है केंद्र सरकार के पास शासन चला जाता है। तो पूरे भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही समय हुआ था। तो ये आपने ध्यान रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले राष्ट्रपति जिसने आपातकाल की घोषणा की थी। देखिए कितना शानदार प्रश्न बनता है कि वे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति बताइए जिसने आपातकाल की घोषणा की थी, जिसने सबसे पहले आपातकाल की घोषणा की थी। तो ध्यान रखिए, यहाँ से यदि प्रश्न आए कि सबसे पहली बार आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो जब भी आपने ध्यान रखना है कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित किया गया और शिक्षक दिवस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर ही मनाया जाता है। अब इनके कार्यकाल की बात करें तो 1962 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। उसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, सभी जानते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनते हैं। और दूसरा बहुत शानदार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि वे राष्ट्रपति बताइए जिनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। जी हाँ, पहले राष्ट्रपति पर्सन की जो है महत्ता को समझिए, पहले राष्ट्रपति जिनके अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो उन्हीं का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, 67 में राष्ट्रपति बने, उसके बाद केवल 2 वर्ष 69 तक ही राष्ट्रपति रहे और अपने पद पर जो है रहते हुए मृत्यु हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। और आपने संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, यदि पद पर रहते हुए किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। बड़े ध्यान से पॉइंट को समझना, उस समय के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, और या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बना जा सकता है। एक एक पॉइंट को समझते रहिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक यदि बात करें राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 65 में किया गया है, आर्टिकल 65। जबकि अचानक से यदि मृत्यु हो जाए, तो यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो रिक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 62 में किया गया है। एक एक पॉइंट को समझना है। यदि पद पर रहते हुए किसी राष्ट्रपति की अचानक से मृत्यु हो जाए तो कैसे रिक्ति भरी जाए, तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 62 में किया गया है, जबकि कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 65 में किया गया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं? जब किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तब 6 माह के लिए, कितने माह के लिए? 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। 6 माह का जब कार्यकाल हो, 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति इसलिए बनते हैं कि जिस राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव कराया जाए, तो राष्ट्रपति का चुनाव तब तक होता है जब तक जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर बैठते हैं। देखिए होता क्या है, यदि पद पर रहते हुए किसी की मृत्यु हो जाए तो उस समय का जो उपराष्ट्रपति है उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना जाता है 6 माह के लिए। 6 माह के अंतर्गत चुनाव की जो है प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। यदि राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह तक भी नहीं हुआ तब उस समय जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बना जाता है। तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर थे वीवी गिरी, तो वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। अब प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? देखिए एक एक पॉइंट को आपने समझना है। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी। और वीवी गिरी उस समय किसके पद पर थे? उपराष्ट्रपति के पद पर। देखिए 69 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है पद पर रहते हुए,
उसके बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, कौन बनते हैं? वीवी गिरी। ठीक है, अब होता क्या है, 6 माह का ही कार्यकाल पूरा करेंगे, क्योंकि 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराए जाते हैं। 69 में देश की ऐसी हालत थी, योजना अवकाश लगा हुआ था, अकाल छाया हुआ था। ठीक है, और उधर जो है 1965 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद हालत जो है बहुत नाजुक हो गई थी भारत की। तो 6 माह के अंदर चुनाव नहीं कराया गया। अब दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के जो उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह को दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बना जाता है। देखिए, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से पूर्वक समझना है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 65 में किया गया है और कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 6 माह का ही होता है। अब रिक्ति कैसे भरी जाए राष्ट्रपति की, ये अनुच्छेद 62 में बताया गया है। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी बने थे, उस समय उपराष्ट्रपति थे। यदि प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वे बताइए जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो पहले 6 माह का कार्यकाल पूरा किया वीवी गिरी ने, उसके बाद जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं। देखिए, उसके बाद होते हैं दोबारा चुनाव। जब दोबारा चुनाव होते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के बाद में, तब चुनाव होते हैं, तब जो है स्थायी जो है राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी। कौन बनते हैं बाद में? वीवी गिरी। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट आपने समझ आया होगा, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में भी आपसे बताया है। ठीक है, तो उनको भी आप समझ लेना। कार्यवाहक राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति है, 6 माह का जो है कार्यकाल है। पहले 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और ये प्रश्न यदि पूछा जाए कि पद पर रहते हुए किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी, तो ध्यान रखिए किसकी मृत्यु हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। अब बात करते हैं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। जी हाँ, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद से क्या प्रश्न पूछा जाता है? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, एक एक पॉइंट को समझिए। अली अहमद, यहां से बहुत अच्छा प्रश्न आएगा फखरुद्दीन अली अहमद से लेकर कि फखरुद्दीन अली अहमद वो में राष्ट्रपति थे जब इंदिरा गांधी के समय 1975 से 1977 तक इमरजेंसी रही थी। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में भी लगता है, उसके बाद 1971 में लगता है। आपने पढ़ा भी होगा कि भारत में यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, देखिए पॉइंट को बस बारीकी से आपको समझना है। तो भारत में सबसे पहले चीन के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो 1962 में आपातकाल लगा था। ये 1962 का आपातकाल 1968 तक रहा था ये इमरजेंसी, क्योंकि जो 352 की इमरजेंसी होती है, अनुच्छेद 352 की इमरजेंसी होती है, जो पूरे देश में लगती है, उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, वो अनंत काल तक रहती है। तो पहला आपातकाल 1962 से 1968 तक रहा था। तो चीन का युद्ध भी और 1965 का पाकिस्तान का युद्ध भी इसी इमरजेंसी में हुआ। उसके बाद 1971 में अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल हुआ, दूसरा आपातकाल लगा। और आपने एक पॉइंट और पढ़ना है, ये 2 आपातकाल तो युद्ध के समय लगे, चीन के समय और पाकिस्तान के समय। और जो तीसरा आपातकाल था 1975 से लेकर 1977 तक, 1977 तक, ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय लगा, इंदिरा गांधी के समय लगा। और ये किसी युद्ध के कारण नहीं लगा, ये आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था। आंतरिक गड़बड़ी, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, आंतरिक गड़बड़ी। वर्तमान में इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सशस्त्र विद्रोह। और आपने पढ़ा भी होगा कि रायबरेली से इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी में चुनाव लड़ी थी, मगर चुनाव में कुछ धांधलेबाजी के कारण उन पर आरोप लगाए गए थे। तब इंदिरा गांधी का जो केस चला था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला था। अपनी सजा से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक गड़बड़ी का मतलब है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश हुई है, तो पूरे देश में इमरजेंसी लगाई थी। तो वो इमरजेंसी पूछा जाता है परीक्षा में कि जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी के समय लगी थी उसकी घोषणा किसने करी थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंदिरा गांधी के समय जब इमरजेंसी लगी थी तो उसकी घोषणा करने वाले राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, ये आपातकाल का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब एक प्रश्न और बनेगा कि दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, बड़े ध्यान समझिए। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन
और दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी, मृत्यु। अब पद पर यदि रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो फिर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति को बनाना पड़ेगा। तो पद पर रहते हुए दूसरी बार मृत्यु हुई थी फखरुद्दीन अली अहमद की। देखिए यदि आप हर फैक्ट को बहुत बारीकी समझ रहे हैं तो राष्ट्रपति को लेकर कोई प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। दूसरे राष्ट्रपति बताइए जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। और फखरुद्दीन अली अहमद ही इंदिरा गांधी के समय इन्होंने आपातकाल की क्या की थी, घोषणा की थी। अब फखरुद्दीन अली अहमद के बाद जो राष्ट्रपति बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं 6 माह के लिए। उसके बाद बने थे बीडी जत्ती, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती। ठीक है, तो ध्यान रखिए अब तक देश में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। अब तक देश में कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, 3। कहीं पर नोट करिए और बार बार इसकी जो है प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी बने थे। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्ला जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और उसके बाद बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 माह का होता है। इनका अनुच्छेद 65 है, ये आपने समझना है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के बाद स्थायी चुनाव हमने कराना है राष्ट्रपति का। तो बीडी जत्ती, यदि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए कि बीडी जत्ती किस राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद, पॉइंट को समझना है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, तो आपका आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत परफेक्ट हैं, आपके जो है समझ आ रहे होंगे। अब यहां पर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं कुछ नए प्रश्नों की ओर। और देखिए अगले प्रश्न क्या है, दूसरे राष्ट्रपति को लेकर समझते हैं। देखिए क्रम भी ध्यान रहेगा राष्ट्रपति का। उसके बाद के राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी को लेकर परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए एक तो प्रश्न आएगा कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बताइए, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। बहुत बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो भी आपका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। और दूसरा सबसे अच्छा प्रश्न है कि जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, या कहें मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, उस समय के राष्ट्रपति कौन थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार को लेकर जब 1977 में सरकार आई थी तो वहाँ से बहुत प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, तो उस समय भी आपने ध्यान रखना है नीलम संजीव रेड्डी उस समय के क्या थे, राष्ट्रपति थे। और सबसे कम उम्र में, जी हाँ सबसे कम उम्र में जो है बनने वाले राष्ट्रपति भी कौन है, नीलम संजीव रेड्डी हैं। हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध बने थे, पहले राष्ट्रपति जो क्या बने थे, निर्विरोध, तो वो भी आपने ध्यान रखना है, उसका भी आंसर होगा जो है नीलम संजीव रेड्डी। देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक छोटी सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझते हैं। जब राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव, तो आपने पढ़ाई होगा कि देश में जैसा केंद्र में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसके निर्वाचित एमपी राष्ट्रपति को वोट करते हैं। और ऐसे ही राज्य के जो 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो राज्य से केवल विधानसभा के एमएलए ही राष्ट्रपति को वोट करते हैं। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति को वोट करते हैं। जबकि दिल्ली और पांडुचेरी, जी हाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझिए, दिल्ली और पांडुचेरी यहाँ पर भी विधानसभाएं हैं। केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा है। राष्ट्रपति को आखिर चुनाव कैसा होता है, जो आपकी विधानसभाएं हैं, जहाँ पर भी विधानसभाएं हैं, उनके जो है सदस्य राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। तो सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के जो है चुनाव में भाग लेते हैं सदस्य, तो दिल्ली और पांडुचेरी में भी विधानसभाएं हैं, तो वहाँ के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो 3 सदन केवल लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय प्रणाली से होता है, एकल संक्रमणीय।
कुछ विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाते हैं। देखिए एकल संक्रमणीय है वरीयता क्रम प्रणाली, इसी का ही नाम है वरीयता क्रम प्रणाली। वरीयता क्रम प्रणाली है क्या? यदि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 व्यक्ति खड़े हैं, देखिए बड़े ध्यान समझिए, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि 3 व्यक्ति खड़े हैं तो हमें तीनों को ही वोट डालना है। यदि कोई भी चुनाव में खड़ा है तो 1 वोट आप डाल कर आते हैं, मगर राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, 3 यदि उम्मीदवार हैं तो तीनों को ही वोट करना है आपका वरीयता क्रम में। जी हाँ, वरीयता क्रम में वोट करना पड़ता है। पहले जो आपकी पहली पसंद है, मान लिया 3 राष्ट्रपति खड़े हैं, जैसे मैं आपसे लेटेस्ट उदाहरण दूं, जैसे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के पद पर खड़े हैं, मीरा कुमारी जी जो है राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं, पद की उम्मीदवार हैं, और हामिद अंसारी जी जो हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। और कोई भी जो है MP या MLA इनको वोट डालने के लिए चला गया है। 1971 की जनगणना ली जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में, इसको अलग समझाएंगे। तो मान लिया आपकी पहली पसंद मीरा कुमारी है तो आप फर्स्ट नंबर इनको देंगे, आपकी दूसरी पसंद रामनाथ कोविंद है तो आप नंबर 2 इनको देंगे, और आपकी तीसरी पसंद हामिद अंसारी है तो नंबर 3 देंगे। मतलब कि वरीयता क्रम में वोट डाला जाता है भारत में राष्ट्रपति को। ठीक है, इसी को ही एकल संक्रमण कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है एकल संक्रमण या वरीयता क्रम पद्धति। तो ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर पूछे जाते हैं। अब निर्विरोध जो है चुने जाने वाले राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति तो वे थे आपके नीलम संजीव रेड्डी, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे, और गैर कांग्रेसी सरकार में, जी हाँ गैर कांग्रेसी सरकार में बनने वाले जो है राष्ट्रपति जो है कौन बने थे, उनका भी नाम है आपका नीलम संजीव रेड्डी। अब बात करते हैं डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। देखिए एक एक राष्ट्रपति को हम बहुत बारीकी समझ रहे हैं। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह से प्रश्न क्या आता है, आपने पढ़ा भी होगा कि डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह भारत के वे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो पावर, जी हाँ पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह को लेकर प्रश्न क्या आता है, देखिए अनुच्छेद 111 क्या कहता है। अनुच्छेद 111 वीटो पावर है क्या, यदि कोई भी विधेयक सदन में आया, सदन के बाद वो विधेयक राष्ट्रपति की अंतिम सहमति के लिए जाता है, यदि राष्ट्रपति में उस विधेयक पर अंतिम सहमति दे दी तो वो अधिनियम बन जाता है। वो क्या बन जाता है, अधिनियम, जिसको हम एक्ट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट। यदि कहीं किसी विधेयक पर एक्ट लिखा आ रहा है, अधिनियम लिखा आ रहा है, इसका मतलब अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति से उसकी अंतिम स्वीकृति मिल गई। यदि कोई सदन में कानून है तब उसको विधेयक कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति की अंतिम सहमति मिल जाती है अनुच्छेद 111 के तहत, तब उसे जो है अधिनियम, एक्ट कहा जाता है। और ऐसे भी विधेयक हैं, ऐसे भी कुछ विधेयक हैं जिन पर राष्ट्रपति ने अपनी अंतिम सहमति नहीं दी तो उसे जो है राष्ट्रपति पॉकेट में डाल लेते हैं, ना तो जो है वापस करते हैं ना ही उसे पास करते हैं, तो उसे पॉकेट वीटो पावर बोला जाता है। ठीक है, अमेरिका में पॉकेट वीटो पावर 10 दिन का है, 10 दिन के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है फैसला लेना पड़ता है। भारत में इसका कोई सीमा नहीं है। तो पहली बार पॉकेट वीटो पावर का जो है इस्तेमाल करने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। और किस विधेयक पर यदि पूछा जाए तो डाक विधेयक पर। देखिए राजीव गांधी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी। एक विधेयक लाया गया जिसका नाम था डाक विधेयक। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनता है। डाक विधेयक लाया गया, उसमें कहा गया कि किसी भी पत्र को, किसी भी चिट्ठी को यदि सरकार चाहे तो उसे जो है खोलकर देख सकती है। ये बात जो है ज्ञानी जैल सिंह को पसंद नहीं आई और उन्होंने डाक विधेयक को पास नहीं किया। तो पहली बार पॉकेट वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने वाले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। यदि पूछा जाए किस विधेयक पर, डाक विधेयक पर जो है पॉकेट वीटो पावर इस्तेमाल की थी और किसकी सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, सारे पॉइंट आपको समझने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति आपने देख रहे होंगे, उसके बाद राष्ट्रपति का क्रम ध्यान रखिए, आर वेंकट रमन। ठीक है, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह के बाद में देखिए क्रम भी आपने ध्यान रखना है। नीलम संजीव रेड्डी गैर कांग्रेस सरकार में बने थे राष्ट्रपति उस समय,
डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल करा। उसके बाद आर वेंकट रमन राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, इनका तो आपने क्रम ध्यान रखना है, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, ये तो आपने क्रम ध्यान रखना है, उसके भी आपसे तरीका बताया जाएगा। उसके बाद के आर नारायण, ये पहले दलित राष्ट्रपति बने थे, देश के पहले दलित राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। देश के पहले दलित राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देश के पहले दलित राष्ट्रपति और कौन बने थे, के आर नारायण बने थे, ठीक है। उसके बाद बात आती है एपीजे अब्दुल कलाम की, जिसे मिसाइल मैन भी कहा गया। जी हाँ, मिसाइल मैन की उपाधि एपीजे अब्दुल कलाम, और 1998 में पोखरण 2, जी हाँ, जो पर्सन है इसको बड़े ध्यान से समझिए, 1998 में जो पोखरण 2 हुआ था, जहां भारत सरकार के द्वारा परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, जी हाँ, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का जो है एक आविष्कार किया गया था। तो पोखरण 2 जो है, परमाणु जो है बम से लेकर जो पर्सन आता है, उस समय के वैज्ञानिक थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ, जो परमाणु शक्ति दिखाई थी भारत ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय, किसके समय, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय, ठीक है। तो वो जो है उस समय पोखरण 2 में का संबंध भी राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से है। तो ये पर्सन बहुत पूछा जाता है, और वहां पर जो कोड दिया गया था उसे शक्ति नाम दिया गया था, जैसे सभी जानते हैं कि जो पहला परमाणु जो है बम परीक्षण हुआ था पोखरण में, राजस्थान में, वो इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय क्या थी, प्रधानमंत्री थी, और उस समय स्माइलिंग बुद्धा कोडवर्ड रखा गया था। स्माइलिंग बुद्धा क्या रखा गया था, कोडवर्ड रखा गया था। मगर जब पोखरण 2 हुआ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो उस समय के जो है साइंटिस्ट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन की भी उपाधि दी जाती है। तो ये पर्सन पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत शानदार पर्सन है कि पोखरण 2 के समय 1998 में जो हमने परीक्षण किया था, उस समय वैज्ञानिक कौन थे, तो वैज्ञानिक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल आपने ध्यान रखना है, इनका कार्यकाल बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। तो 2002 से 2007 तक का कार्यकाल रहा है। उसके बाद में राष्ट्रपति बनती हैं प्रतिभा पाटिल, इनका कार्यकाल आप ध्यान रख सकते हैं, जो कार्यकाल है 2007 से 2012। उसके बाद प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से 2017 तक, और 14वें राष्ट्रपति, जी हाँ, 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है, इनका कार्यकाल आपने ध्यान रखना है। वर्तमान के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। तो देखिए, राष्ट्रपति को लेकर जितने भी अच्छे पर्सन थे सभी के आपके जो है सामने हैं। अब एक लास्ट आपने चीज ध्यान रखनी है, मध्य में से कोई जो है राष्ट्रपति आपसे पूछ लेता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति का क्रम लगाइए। तो आपने ध्यान रखना है, एक छोटी सी ट्रिक है कि एक व्यक्ति है जिसने बालों पर जेल लगा है। देखिए, ट्रिक है जो आप राष्ट्रपति का क्रम ध्यान रख सकते हैं, मध्य में से राष्ट्रपति का क्रम पूछा जा सकता है। एक जो है जेल लगाया है और रमन शर्मा नारायण व्यक्ति ने लगाया है, बालों पर जेल लगा है रमन शर्मा नारायण। बस ये आप ध्यान रखिए, मध्य में से बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जेल लगाया है और बालों में जेल लगाया है रमन शर्मा नारायण के एक व्यक्ति ने, तो जेल से डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति, ठीक है। ये छोटी ट्रिक है, ये आपने ध्यान रखनी है। जेल लगाया है रमन शर्मा नारायण के व्यक्ति ने, रमन से आर वेंकटरमन उसके बाद शर्मा से आपने ध्यान रखना है शंकर दयाल शर्मा, और उसके बाद आपने ध्यान रखना है के आर नारायण, ठीक है। ये ट्रिक आप कहीं पर लिख सकते हैं, 1 नंबर आपका लेकर आएगी। जेल लगाया है एक व्यक्ति ने रमन शर्मा नारायण ने। इस ट्रिक से मध्य के जो राष्ट्रपति हैं वे आपके ध्यान रह जाते हैं। जेल से आपने जैसे ज्ञानी जैल सिंह डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, रमन से आर वेंकटरमन, शर्मा से शंकर दयाल शर्मा, और नारायण से पहले दलित राष्ट्रपति, ठीक है, वे हैं के आर नारायण। और दूसरे दलित राष्ट्रपति सब जानते हैं, वर्तमान के रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति को लेकर देखिए, जितने भी शानदार हमने पर्सन पढ़े हैं, किसके काल में आपातकाल लगा है, या
कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं, तो सारे बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पढ़े हैं। मिलते हैं भारतीय संविधान की एक नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।